Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this video we are going to learn foreign trade policy. तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो पहले गवर्नमेंट 5-5 साल के स्लैब में अनाउंस करती थी। ओके, जैसे अभी लास्ट जो था इट वाज 2015-20 एंड इट वाज एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ड्यू टू कोविड। लेकिन अभी सनसेट क्लॉज निकल चुका है। ठीक है, सनसेट क्लॉज का मतलब होता है जो हर 5 साल में नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने वाला था, अब वो नहीं आएगा। ओके, अभी एक ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इट विल बी एप्लीकेबल ऑलवेज। Now this foreign trade policy 2023 is applicable from 1st April 2023। 1st April 2023 यहाँ से लेकर के ये एप्लीकेबल हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता क्या है वो समझना, एंड ये कस्टम से कैसे अलग है। अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो एक मैक्रो व्यू से देखना है, कस्टम्स एक माइक्रो व्यू है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप लाना है, ओके, सेकेंड हैंड लैपटॉप लाना है, सेकेंड हैंड लैपटॉप का क्लियरेंस प्रोसीजर क्या होगा, ये कस्टम में दिया है। लेकिन सेकेंड हैंड लैपटॉप आप ला सकते हो या नहीं ला सकते, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दिया है। आ रहा है समझ में? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक बड़ा पॉलिसी है। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेगुलेट करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, कि कौन से गुड्स इंडिया में आप लोग लेके आ सकते हो, कौन से गुड्स ला ही नहीं सकते, कौन से गुड्स एक रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में ला सकते हैं, या फिर कोई ऐसे गुड्स भी होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमको कैनलाइजिंग एजेंट के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सब गुड्स, जो गुड्स के बारे में डिस्कशन होता है, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में होता है। तो सर क्या हम लोग को वो गुड्स का नाम याद रखना है? आंसर इज नो, आपको वो गुड्स का नाम याद नहीं रखना है, आपको बस कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, आपको बस थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट याद रखना है, मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में और क्या क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में वेरियस स्कीम्स है। ओके, फॉर एक्सपोर्टर्स। मान के चलो अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आप लोग को कुछ इंपोर्टेड गुड्स चाहिए, तो वो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है, वो कस्टम ड्यूटी आपको पे नहीं करनी। ओके, आप बिना कस्टम ड्यूटी पे किए उन गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो। आया समझ में? ऑब्वियसली आपका कुछ एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है, वो फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप लोग को मशीनरी चाहिए जापान से, ओके, उनका टेक्नोलॉजी काफी अच्छा है, तो आपको जापान से कुछ मशीनरी खरीदना है, करोड़ों का मशीनरी। ओके, वो मशीनरी से आप ऐसे गुड्स बनाओगे जो एक्सपोर्ट होने वाले, तो गवर्नमेंट से आप इस मशीनरी को विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ शर्त है, वो शर्त हम लोग बाद में ईपीसीजी स्कीम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को काफी सारी शॉर्ट नोट्स पढ़नी है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ धीरे धीरे जिधर भी आपको एग्जाम्पशंस वगैरह मिलेंगे, वो सब मैं आप लोग को बताते जाऊंगा। ओके, शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा है। लेट अस स्टार्ट। लेजिस्लेशंस गवर्निंग फॉरेन ट्रेड। अब जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये बनाने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो कहाँ से आ रहा है? जैसे जीएसटी बनाने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 246A, समझ में आ रहा है? उसके साथ सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने का भी पावर होना चाहिए। क्लियर है? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने का पावर जो आता है वो एफटीडीआर एक्ट से आता है। ओके, दैट इज फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ओके, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 सेक्शन नंबर 5 से आ रहा है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, जीएसटी जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आ रहा है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहाँ से आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक एमसीक्यू आया था एक आध साल पहले। ठीक है, तो इसको मार्क करके चलो। अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में और क्या क्या लिखा होता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इट फैसिलिटेट्स एंड कंट्रोल्स फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉरेन ट्रेड को आप लोग रेगुलेट कर रहे हो, रेगुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, रेगुलेशन वगैरह कर सकते हैं, जैसे क्या चीज एक्सपोर्ट होना चाहिए, क्या चीज इंपोर्ट होना चाहिए, किन एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, तो ये सारा चीज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में होता है। प्रोहिबिट, रेस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके, कुछ गुड्स होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, विच कैन बी इम्पोर्टेंट इन द इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस,
तो हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग को कुछ एक स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस होती हैं, उनके थ्रू ही इंपोर्ट करने मिलता है। ओके, मतलब हम उनसे खरीदना खरीदना चाहिए, हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो ये एफटीडीआर एक्ट है, ओके, सेक्शन नंबर 5, उसके तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को हम लोग अनाउंस कर सकते हैं। ओके, आगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक डीजीएफटी करके होता है, ठीक है, ऑफिस ऑफ डीजीएफटी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो कौन बना रहा है? ये डीजीएफटी बना रहा है। ओके, इसमें अमेंडमेंट्स कौन लेके आ रहा है? डीजीएफटी ला रहा है। ओके, लॉ को इंटरप्रेट कौन कर रहा है? डीजीएफटी कर रहा है। ओके, मतलब इन केस अगर आप लोगों को कुछ लॉ से प्रॉब्लम है या फिर आप एग्रीड हो, तो आप डीजीएफटी के साथ बैठ सकते हो। डीजीएफटी आपका पर्सनल हियरिंग लेगा, एंड इन केस अगर उनको लगता है तो वो कुछ सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस या फिर इफ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट देन लॉ को अमेंड कर सकते हैं। समझ में आया? तो डीजीएफटी इज अ गवर्निंग अथॉरिटी फॉर एफटीपी। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे विच आर इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेड, विच आर इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेड। सबसे पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज फ्री अनलेस स्पेसिफिकली रेगुलेटेड बाय द पॉलिसी। मतलब कि आप सारे गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, सारे गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, अनलेस रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस में एक एग्जांपल मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले लिया। अगर आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदना है, आप नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट परचेस सेकेंड हैंड लैपटॉप फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये रेगुलेट किया ना, यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अगर ऐसा नहीं कहा होता तो आप फ्रीली लेके आ सकते थे। सेम विथ एक्सपोर्ट्स, आप सारे गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो जब तक आपको रोका ना गया हो। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिकली तीन कैटेगरी में बाइफरकेटेड है। सबसे पहला फ्री, देन रेस्ट्रिक्टेड, देन प्रोहिबिटेड। फिर ये भी पॉइंट हमने देख लिया, कुछ गुड्स आप डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप लोग को स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू ही करना है। मतलब जैसे ऑयल ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, तो ये बेसिकली ऐसे एक इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं जिन लोग को राइट दिया हुआ है कि भाई आप ही लोग इंपोर्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक गुड्स कैन बी इंपोर्टेड ओनली बाय स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। ठीक है, एंड बाकी लोगों को उनसे गुड्स खरीदना चाहिए। आगे, देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर वेरियस स्ट्रैटेजिक, हेल्थ, डिफेंस, एनवायरमेंट एंड अदर रीजन। ठीक है, हो सकता है कि गवर्नमेंट आर्म्स एंड अम्यूनिशंस के इंपोर्ट को रोक दे, क्योंकि डिफेंस के लिए वो जरूरी होता है। ओके, कि आप लोग को गन्स वगैरह इंपोर्ट करने ना दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकता है? किसी स्पेसिफाइड पर्सन को लाइसेंस दे सकता है, ओके, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे पुलिस को अगर इंपोर्ट करना है गन, तो ऑब्वियसली लेके आने देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइसेंस होता है पुलिस वालों के पास, तो उस तरीके से इंपोर्टेशन पॉसिबल। गुड्स आर सॉरी एक्सपोर्ट्स आर प्रमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स। तो एक्सपोर्टर को एंकरेज किया जाता है। ओके, एक्सपोर्टर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने दिया जाता है। एक्सपोर्टर को जितना भी लोकली उसने टैक्सेस का पेमेंट किया है वो सारा रेमिट किया जाता है। ओके, इसीलिए आप RODTEP एक स्कीम पढ़ेंगे, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, RODTEP, ये एक स्कीम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट का एक मोटो है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस को आप एक्सपोर्ट करो लेकिन टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस सफर हो रहा है, ओके, ड्यूटीज लग रही है, पर वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होने वाला है, तो गवर्नमेंट क्या करता है? जो यहाँ पर इंडिया में आपने टैक्सेस का पेमेंट किया है वो सारा आपको रिफंड दे दिया जाएगा। ओके, आगे, कैपिटल गुड्स आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो बिना ड्यूटी के पेमेंट के, अंडर APCG स्कीम, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फॉर यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्शन, दे आर अंडर देयर स्पेशल स्कीम्स टू अवॉइड द टैक्सेस। ओके, अभी एकदम सिंपल है। इंडिया में अगर आप लोग टैक्सेस ड्यूटीज का पेमेंट करते हो तो आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंडिया में मुझे टैक्सेस लगे ही ना, तो आपको आपका यूनिट EOU में या तो SEZ में सेटअप करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आपने आपका यूनिट EOU, SEZ वगैरह वगैरह जगह पे आपने सेटअप किया है, वहां पर भी कंडीशन है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मोर देन 1 करोड़। ओके, आपको नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव में रखना पड़ेगा। तो ये सब कंडीशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? EOU में या तो SEZ में आप लोग को अगर फैक्ट्री सेटअप करना है तो आप लोग को क्या कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाईज अगर कोई पर्सन EOU खरीदता है, ओके, तो उसको हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट्स बोलेंगे। तो इसमें भी कुछ बेनिफिट्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे एट द अप्रोप्रिएट टाइम।
अभी एफटीपी किस तरीके से एडमिनिस्टर होता है, डीजीएफटी क्या क्या काम करता है। डीजीएफटी ऑथोराइजेशन देता है। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है लाइसेंस देना। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है लाइसेंस देना, कि आपको परमिशन दिया कि आप बिना ड्यूटी पेमेंट के इंपोर्ट ऑफ गुड्स करो। तो ये आपको परमिशन मिला है। तो ये परमिशन आपको देता कौन है? ये परमिशन आपको देता है डीजीएफटी। ओके। आपको आईसी कोड मिलता है। आईसी इज नथिंग बट पैन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में काम आएगा। आगे, डिसीजन ऑफ डीजीएफटी इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो डीजीएफटी का जो डिसीजन है इट वुड बी फाइनल। डीजीएफटी कैन ग्रांट एग्जेम्पशन और प्रोवाइड रिलीफ और रिलैक्सेशन। ठीक है, अगर डीजीएफटी चाहे तो वो रिलैक्सेशन वगैरह दे सकता है। एंड अगर पर्सनल हियरिंग चाहिए आपको, इफ यू आर अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ नॉर्म्स कमिटी। नॉर्म्स कमिटी क्या होता है वो सुनो। अभी एफटीपी में हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज SION। ठीक है, सियोन करके कंसेप्ट है। फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप लोग को क्लोथ इंपोर्ट करना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग शर्ट्स। ओके, आपको क्लोथ इंपोर्ट करना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग शर्ट्स। अभी अगर आपने 2 मीटर का कपड़ा लाया तो उसमें एक शर्ट बनेगा। ओके, इस तरीके से कुछ आपका एक रेशियो है इनपुट आउटपुट का। तो अगर आपको आपको 1,000 शर्ट का एक ऑर्डर आया है, ओके, तो आपको कितना इंपोर्ट करने देना चाहिए? 2,000 मीटर इंपोर्ट करने देना चाहिए। ओके, पर जो नॉर्म्स कमिटी बोलता है कि आपको सिर्फ 1,500 मीटर ही इंपोर्ट करने मिलेगा ड्यूटी फ्री टू एक्सपोर्ट 1,000 शर्ट। तो हम लोग एग्रीड हो गए। हमने बोला कि भाई हमको 2,000 मीटर लगेगा, आप 1,500 मीटर में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 1,000 शर्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्रीव्ड है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हम लोग जाएंगे डीजीएफटी के पास। डीजीएफटी क्या करेगा? हमारा पर्सनल हियरिंग लेगा एंड बाद में फिर रिलैक्सेशन वो दे सकता है। ओके, अदर अथॉरिटीज इन्वॉल्व। ठीक है, सीबीआईसी। अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको जीएसटी का रिफंड जो मिलेगा वो सीबीआईसी ने फ्रेम किया हुआ जो लॉ है, ओके, बेसिकली अपना सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, उसके हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट इज आरबीआई। अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ फेमा आपको पैसा लाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर फिर आरबीआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड देन स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट्स। ओके, अभी कभी कभी आपका जो ऑफिसर है वो सेंट्रल टैक्स का होता है, कभी कभी आपका ऑफिसर जो रहता है वो स्टेट टैक्स का रहता है। तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों डिपार्टमेंट्स काम आएंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कंटेंट्स ऑफ एफटीपी। एफटीपी में क्या क्या कंटेंट है? एफटीपी के अंदर 11 चैप्टर है। ओके, एफटीपी 2023 में 11 चैप्टर है। एंड ये जो पॉलिसी है वो 1/4/2023 से वैलिड रहेगा। उसके बाद हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। अभी हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में क्या रहता है? सारे प्रोसीजर रहते हैं, नीडलेस टू से। ओके, नाम में ही दिया हुआ है हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, मतलब कि इसमें सब प्रोसीजर है। आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली कस्टम्स में नोटिफाइड है, लेकिन अगर आप लोग को एक्सपोर्ट स्कीम्स का बेनिफिट लेना है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, फिर आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म के लिए अगर अप्लाई करना है तो क्या फिर प्रोसेस है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस प्रोसीजर ये सब हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ITC-HS क्लासिफिकेशन। ओके, ITC-HS मतलब कि इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन। ओके, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन होता है ये। बेसिकली आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहता है वो HSN के थ्रू गवर्न होता है। ओके, तो HSN जो होता है इट इज एज गुड एज ITC-HS। समझ में आ रहा है? इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग। ठीक है, देन ITC-HS जो रहता है वो दो शेड्यूल्स में, दैट इज शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 इज फॉर इंपोर्ट एंड शेड्यूल 2 इज फॉर एक्सपोर्ट्स। ओके, एंड एक स्कॉमेट लिस्ट प्रोवाइडेड है। ओके, एक स्कॉमेट लिस्ट प्रोवाइडेड है। स्कॉमेट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, एंड टेक्नोलॉजी। तो ये फुल फॉर्म है स्कॉमेट का। ओके, तो ये स्कॉमेट जो चीजें होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। ओके, सब लोग एकदम खुल के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, खुल के इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बारे में थोड़ा सा आपको आने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे बाद। ठीक है, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, नोट डाउन कर लो यहाँ पर। स्पेशल केमिकल्स,
ऑर्गेनिजम्स, मेटल्स, मेटल्स, इक्विपमेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मेटल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्कॉमेट का ये फुल फॉर्म है, काफी टेक्निकल है। तो ये इसमें स्पेसिफाइड गुड्स है, जैसे न्यूक्लियर की चीजें हैं। ओके, तो ये सब चीजें आप लोग फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो स्कॉमेट का एक लिस्ट प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, वो लिस्ट हम लोग को सिलेबस में नहीं है। आगे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ अथॉरिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। समझ में आ रहा है? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नहीं बता सकता कि भाई सेकेंड हैंड लैपटॉप को आपने क्यों ना बोला है। ओके, इंडिया में सेकेंड हैंड लैपटॉप अलाउड नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं बोल सकता है कि भाई आने दो ना लैपटॉप। नो, नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि दैट इज द सोल डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड एफटीपी। तो हम लोग उसमें कुछ नहीं बोल सकते। ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स कुछ दिए हुए हैं। ओके, नो सीजर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है, ओके, कुछ एक छूट चुका है या फिर कुछ एरर है, तो उसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट रोका नहीं जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा, बाद में आप लोग को रीजनिंग वगैरह देना पड़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम, एक ही प्लेस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, सारे क्लियरेंसेस ऑब्टेन करने हैं, सारे लाइसेंस मिलने हैं, तो वो सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, डीजीएफटी कुछ स्कीम्स लॉन्च करता है। ओके, टू आइडेंटिफाई एंड मेंटर द पोटेंशियल एक्सपोर्टर। ठीक है, उन लोग को ट्रेनिंग देता है कि इस तरीके से आप लोग करो तो और अच्छा एक्सपोर्ट होगा। ओके, कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं हैंडलूम्स बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इंडिया के बाहर बिक सकता है, लेकिन मुझे एक्सपोर्ट का जो फॉर्मेलिटीज है वो नहीं आता है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सपोर्ट द थिंग। ठीक है, एक्सपोर्ट का प्रोसेस बहुत टफ होता है। आपको शिपिंग बिल बनाना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा, आपको अगर खाने पीने का आइटम है तो हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, वेरियस एजेंसीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें। तो वो दुनिया भर का झंझट पालने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना है, ऐसे लोगों को मेंटर करना है। ओके, ऐसे लोगों को काउंसलिंग देना है, ट्रेनिंग देना है। तो ये काम डीजीएफटी कर रहा है। ओके, फिर डीजीएफटी ने एक ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल बनाया हुआ है। ओके, जहां पर आप आपका कंप्लेंट डाल सकते हो, आप आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए जा सकते हो। ओके, तो ये सब चीजें, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब कि इंडिया में ये गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ दिस गुड्स, ये आपको वहां पर एक अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। ओके, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। डीजीएफटी ने काफी सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, जहां से पेपरलेस चीजें की जाएंगी। ओके, पेपरलेस प्रोसेस, कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस। एंड बाद में 24/7 एक हेल्प डेस्क फैसिलिटी भी दिया हुआ है, जहां पर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ क्वेरी रहेगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। ओके, एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला शॉर्ट नोट है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। एक मैं बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ पहले। ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या होता है? एक कस्टम्स का प्रोग्राम होता है। वो कस्टम्स के प्रोग्राम में कुछ एक्सपोर्टर्स को वो लोग नोटिफाई करते हैं। ओके, सम एक्सपोर्टर्स आर नोटिफाइड। ठीक, अभी ये लोग नोटिफाई कौन से बेसिस पे होता है? आपने पिछले सालों में बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट किया, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया। ओके, आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लायंस करते हो। ठीक है, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटस दिया जाता है कि यू आर ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। यू आर ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ठीक है, जो एंटिटीज ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर की तरीके से रिकॉग्नाइज्ड होती है, वो ट्रस्टेड मानी जाती है इन द आइज ऑफ कस्टम्स। ओके, अब क्या बेनिफिट है ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर बनने का? बेनिफिट एकदम सिंपल। अगर ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर जो अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है एंड जो नोटिफाइड, अगर उस बंदे ने इंपोर्ट किया, उस बंदे ने अगर इंपोर्ट किया, तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो इतना हम लोग ध्यान से एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, आपको फटाफट से क्लियरेंस दे देंगे। क्लियर है? हम आपको डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का भी ऑप्शन देंगे। कस्टम्स में एक था पॉइंट, अगर आपको याद होगा, डेफर्ड पेमेंट का। तो डेफर्ड पेमेंट का पॉसिबिलिटी भी आपको, डेफर्ड पेमेंट का जो स्कीम है वो भी आपको दिया जा सकता है अगर आप ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। Under AEO program of custom, business entities engaged in international trade is granted as AEO status if it is approved. ठीक है, कस्टम से अप्रूव्ड है, is as a compliant with supply chains and security standards.
AEO status holders can get extensive benefits including preferential customs treatment. प्रेफरेंशियल बेनिफिट मिलेगा आपको, रिडक्शन इन एग्जामिनेशन होगा, ओके, फास्टर क्लियरेंस ऑफ कार्गो, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ये सब हमने पढ़ लिया। ओके, तो ये, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेसिफिक टाउन्स को हाईलाइट किया हुआ है। ओके, कुछ स्पेसिफिक टाउन्स को सिलेक्ट किया हुआ है जहां से मेजर एक्सपोर्ट्स होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, जहां से मेजर एक्सपोर्ट होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो, अभी ये एग्जांपल है, ये पहले का है। अभी अभी चार टाउन्स को ऐड किया हुआ है। ओके, 39 टाउन्स पहले थे, बाद में चार टाउन को ऐड किया। टाउन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ 750 crore और मोर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। ओके, अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। त्रिपुर तमिलनाडु का है, यहाँ पर होजियरी जो रहता है वो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, 750 crore से ऊपर हो रहा होगा, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। 2003 में एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। फिर वुलन नेटवेयर के लिए लुधियाना पंजाब है, वुलन ब्लैंकेट के लिए हरियाणा है, ओके, हैंडलूम के लिए कन्नूर, ठीक है। ये सब प्रॉपर टाउन्स है। मदुरई इज फॉर हैंडलूम्स। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया हुआ है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाउन्स को एक्सपोर्ट एक्सेलेंस के लिए नोटिफाई किया। अब ये नोटिफाई किया हुआ है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप लोग इन टाउन्स में बिजनेस ओपन करते हो, यूनिट सेटअप करते हो, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पर आप पूरा लिस्ट देख सकते हो, ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने ओपन किया हुआ है तो आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी एक्सपोर्ट कर पाओ। समझ में आया? एंड आप लोग अच्छे से इंडिया के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर पाओ। आया है समझ में? अभी चार टाउन ऐड हुए हैं, ओके, मैं आपको नाम बताता हूँ, ढूंढना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। देखो ये चार टाउन यहाँ पर इन लोगों ने ऐड किया हुआ है, फरीदाबाद, मोरादाबाद, मिर्जापुर एंड वाराणसी। ओके, तो ये इन सब चीज़ों के लिए किया है। फरीदाबाद फॉर अपैरल्स, मोरादाबाद फॉर हैंडीक्राफ्ट, मिर्जापुर फॉर हैंडमेड कारपेट्स एंड वाराणसी फॉर दरी। तो ये सब चीज़ों के लिए इन लोग को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस नोटिफाई किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्टेटस होल्डर, ठीक है। स्टेटस होल्डर क्या होता है? अभी स्टेटस होल्डर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर 5 मार्क का शॉर्ट नोट फिक्स आ सकता है। स्टेटस होल्डर क्या होता है कि उन्होंने पिछले टाइम में, दैट इज पास्ट में, काफी अच्छा एक्सपोर्ट किया। ओके, दे हैव डन गुड एक्सपोर्ट्स, तो बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट उन लोगों ने किया हुआ है। तो वो एक्सपोर्ट्स की वजह से उन लोग को एक स्टेटस दिया गया, ठीक है। स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, 5 स्टार, ठीक है। 5 स्टार के बेसिस पर उन लोग को क्या दिया गया है, एक स्टेटस दिया गया, 1 से लेकर 5 स्टार तक। अभी ये स्टेटस होल्डर को काफी सारा प्रिविलेजेस मिलता है, वो प्रिविलेज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। तो उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टेटस होल्डर होता कौन है। स्टेटस होल्डर वो होता है जो ये एक्सपोर्ट्स अचीव करता है इन प्रीवियस प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ओके, इंक्लूडिंग करंट ईयर। समझ में? अभी ये परफॉर्मेंस क्या है देखो, अगर 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का आपको रेटिंग चाहिए तो आपको 3 मिलियन USD का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। 3 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 3 मिलियन मतलब 30 लैक्स। समझ में आ रहा है? 1.5 मिलियन मतलब 1.5 CR, 50 मिलियन 50 CR, 200 मिलियन मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 2000 करोड़, ओके, 2000 करोड़। एंड यहाँ पर आएगा 8000 करोड़, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना जो भी है। इन सिंपल वर्ड्स 800 मिलियन, अगर 800 मिलियन USD
से ज्यादा आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 5 स्टार का रेटिंग मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ये एफ ओ बी वैल्यू है, ओके, एफ ओ बी वैल्यू है। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट आप लोग करते हो तो एफ ओ आर वैल्यू लिया जाएगा, ओके, दैट इज रुपीज में रहेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने पिछले साल, दैट इज पिछले 3 सालों में, एंड करंट ईयर, इसको मिला करके अगर मैंने 30 लाख यूएसडी, यूएसडी का रेट आप 80 अज्यूम करके चलो, एक रफ एक आइडिया मिलेगा आपको। कितना आता है 30 लाख इंटू 80? 30 लाख इंटू 80, ओके, 240 लाख। मतलब बेसिकली यहाँ पर कितना है, 240 लैक्स का आपको क्या करना है, रुपीज में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप लोग को 1 स्टार, 1 स्टार कैटेगरी का आपको रेटिंग मिलेगा। 240 लाख, दैट इज 2 करोड़ 40 लैक्स। तो इतना अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, 2 करोड़ का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, रफली 2.4 CR का एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको 1 स्टार का रेटिंग मिलेगा। समझ में आया? 2.4 CR। देखो, अपने को रुपीज में नहीं देखना है, अपने को यूएसडी में देखना है, ओके। 3 मिलियन यूएसडी। 2 स्टार के लिए 15 मिलियन यूएसडी, 3 स्टार के लिए 50 मिलियन यूएसडी, 4 स्टार के लिए 200 मिलियन यूएसडी, 5 स्टार के लिए 800 मिलियन यूएसडी। ठीक है, तो ये आप लोग का रेटिंग्स है, ओके। अगर इतना एक्सपोर्ट टर्नओवर अचीव किया इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आप लोग को ये स्टेटस दिया जाएगा। क्लियर है? अगर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में हो, मतलब आप गोल्ड के एक्सपोर्टर हो, डायमंड के एक्सपोर्टर हो, तो इस केस में आप लोग को सिर्फ पिछला 2 साल देखा जाएगा, ओके, पिछला 2 साल प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर। आया समझ में? ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। इन केस ऑफ एफ ओ आर वैल्यू, द कन्वर्जन टू बी डन एज ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ओके, अगर आप लोग डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो, डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में आपका एफ ओ आर वैल्यू लिया जाता है, ओके, फ्री ऑन रोड वैल्यू। तो ये वैल्यू जो रहेगा, अगर यूएसडी में है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एज ऑन द कन्वर्जन रेट ऑफ 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ वन आईसी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर। ओके, जिसने भी एक्सपोर्ट किया है, उसी के टर्नओवर में ये सब ऐड होगा। फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए, 2 स्टार के लिए नहीं है, 3 स्टार के लिए नहीं है, 4 स्टार के लिए नहीं है, 5 स्टार के लिए नहीं, सिर्फ 1 स्टार के लिए। क्योंकि अगर आप लोग 1 स्टार का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप लोग को बिलो कैटेगरी का जो लिखा हुआ है उसको डबल वेटेज देना पड़ेगा, डबल वेटेज। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। यूनिट्स लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, एक एग्जांपल है। अगर आप सिक्किम से बिजनेस करते हो, ओके, अगर आप सिक्किम से बिजनेस कर रहे हो, सिक्किम से एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, अगर आपने 10 लाख का एक्सपोर्ट किया, तो आपका परफॉर्मेंस 20 लाख गिना जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर आपने एक्चुअल में 10 लाख का एक्सपोर्ट किया तो डबल वेटेज दिया जाएगा। डबल वेटेज मतलब आपको 20 लाख का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गिना जाएगा। क्लियर है पॉइंट? डबल वेटेज दिया जाएगा। डबल वेटेज देने से क्या हुआ? डबल वेटेज देने से हुआ ये कि आप लोग का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो जल्दी मीट हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? जल्दी मीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं सिक्किम में हूँ, ओके, मैंने 1.7 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 3.4 मिलियन डॉलर कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि मैं 50% अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पूरा हो जाएगा। समझा? Okay. और कौन से यूनिट्स है? एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैविंग आईएसओ एंड बीआईएस सर्टिफिकेशन। तो आपको एक स्पेसिफाइड सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होगा, तो आपका एक्सपोर्ट्स को हम लोग डबल वेट कंसिडर करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स शैल बी ग्रांटेड डबल वेटेज इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज। ओके, मतलब कि इन लोगों ने अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह एक्सपोर्ट किया तो भी डबल वेटेज दिया जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट अंडर ऑथराइजेशन शैल बी एडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर ऑथराइजेशन शैल बी एडेड फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं समझाता हूँ आप लोग को। अभी एडवांस ऑथराइजेशन करके एक स्कीम है, ओके, एडवांस ऑथराइजेशन। अब एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है, आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट ऑफ
कस्टम ड्यूटी, ओके, विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। लेकिन कंडीशन क्या है, आप लोग को ये गुड्स जो इंपोर्ट कर रहे हो वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में यूज करना है, ओके। जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट में ये इंपोर्टेड गुड्स यूज होना चाहिए। तो ये जो आपने एक्सपोर्ट किया है अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, ठीक है, एक स्कीम है, एडवांस ऑथराइजेशन के अंडर अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो इसको भी हम लोग स्टेटस होल्डर के लिए जब हम लोग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं उसमें हम लोग इसको भी इंक्लूड करेंगे। समझ में आया? तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि आप एडवांस ऑथराइजेशन का अगर बेनिफिट ले रहे हो इस एक्सपोर्ट से तो यू कैन नॉट ऐड इन कंसिडरिंग द स्टेटस होल्डर, ऐसा नहीं होगा। ओके, यू कैन ऐड इट। आप लोग को ये एडवांस ऑथराइजेशन में जो एक्सपोर्ट किया है वो भी आपका एक्सपोर्ट ही गिना जाएगा, वो भी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए एलिजिबल रहेगा। क्लियर है? अभी स्टेटस होल्डर को प्रिविलेज क्या क्या है वो सुनो। सबसे पहला प्रिविलेज है ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। देखो, पहले सभी लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस था, सभी लोग को, सभी लोग को, सब स्टेटस होल्डर को। लेकिन अभी सिर्फ स्पेसिफिक एक्सपोर्टर को ही है, ठीक है। ये चेंज है एफटीपी 2023 में। क्या चेंज है? पहले सब लोग सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते थे जिन लोग के पास भी स्टेटस है 1 स्टार से लेके 5 स्टार। लेकिन एफटीपी 2023 ने बोला कि स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स, सॉरी, स्पेसिफिक पर्सन को ही हम लोग क्या देंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन का राइट देंगे, ओके। फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स विद इन 60 डेज, ओके। मतलब अगर आप लोग के पास स्टेटस है तो नॉर्म्स कमिटी जो रहता है जो इनपुट आउटपुट नॉर्म स्पेसिफाई करता है, जैसे हमने क्लोथ का एग्जांपल लिया था फॉर मेकिंग शर्ट। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें SION सियोन मेंशन नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप लोग नॉर्म्स कमेटी के पास जा सकते हो और आपका जो सियोन है वो फिक्स करवा के ले सकते हो। एंड आपको तुरंत सियोन फिक्स करके देंगे 60 दिन के अंदर अंदर, ओके। थर्ड, एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स, एक्सेप्शन आर रेमिटेंस और रिसिट्स। मतलब कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी है वो कम हो जाएगा अगर आपके पास स्टेटस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा नहीं लाया तो भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपने अगर एक्सपोर्ट किया आपको पैसा लाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास स्टेटस है तो मैं पैसा नहीं लेके आऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा, ओके। सो एक्सेप्शन इज रेमिटेंस और रिसिट। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी इन द स्कीम्स, ओके। कुछ कुछ स्कीम्स होती है जिसके अंदर आपको बैंक गारंटी फर्निश करना पड़ता है एंड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के बाद बैंक गारंटी को रिलीज किया जाएगा। तो जिसके पास स्टेटस है उसको बैंक गारंटी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउसेस आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउस, ठीक है। जो पब्लिक वेयर हाउस रहता है, प्राइवेट वेयर हाउस रहता है, आप वेयर हाउस डाल सकते हो, आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस या उसके ऊपर आपका रेटिंग है तो आप लोग को वेयर हाउस एस्टेब्लिश करने मिलेगा कस्टम्स में। जो मैन्युफैक्चरर्स स्टेटस होल्डर है, ठीक है, उन लोग को सेल्फ सर्टिफाई करने को मिल रहा है, ओके, द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन जो रहता है, ओरिजिन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैन्युफैक्चरर हूं मैं, ओके, अगर मैन्युफैक्चर हूं तो मुझे कुछ स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है, ओके। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, जो मैं चीज इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? इंडिया में ओरिजिन है, ओरिजिन है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मेरे को डिपार्टमेंट देगा, ओके। एफटीपी में रीजनल ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे पास स्टेटस है, ओके, स्टेटस है, आई एम स्टेटस होल्डर, तो यहाँ पर मैं सेल्फ सर्टिफाई करूंगा कि भाई यहीं पर बना है एंड आप लोग मान भी लेंगे। समझ में आया क्या पॉइंट? क्लियर है क्या? लेकिन कुछ स्पेसिफाइड लोगों को, ये सब लोग को नहीं, स्पेसिफाइड लोग। स्टेटस होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स, ओके। मतलब कि वो लोग एक्सपोर्टेबल, मतलब जो आइटम्स को आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो वो आप लोग फ्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो, नॉर्मली जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो आपको एक्सपोर्ट का प्रोसीड्स इंडिया में लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रमोशनल मटेरियल भेज रहे हो, प्रमोशनल मटेरियल मतलब कि आप इंडिया के बाहर उस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हो ताकि सेल हो पाए, तो स्टेटस होल्डर क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट का जो सैंपल है वो इंडिया के बाहर भेज सकता है। समझ में आया? समझ में आया? नॉर्मली सभी लोग एक्सपोर्ट सैंपल नहीं भेज सकते, 5 लाख का लिमिट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गिफ्ट वगैरह के लिए 5 लाख का लिमिट है। तो यहाँ पर सैंपल स्टेटस होल्डर भेज सकता है इंडिया के बाहर।
ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉर्मली सब लोग भेज सकते हैं लेकिन पैसा लाना पड़ेगा, लेकिन स्टेटस होल्डर को पैसा लाने का भी जरूरत नहीं। क्लियर है? पर एक एनुअल लिमिट होता है, एनुअल लिमिट होता है, हम लोग आगे देखेंगे। द स्टेटस होल्डर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड प्रायोरिटी इन हैंडलिंग देयर कंसाइनमेंट्स। मतलब कि अगर आपके पास स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग का जो कंसाइनमेंट्स है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्लियरेंस फास्ट किया जाएगा। ओके, status holders are being made partners in providing mentoring and training in international trade to the specified number of trainees each year based on the status they achieve। मतलब कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ट्रेनिंग वगैरह भी दे सकते हैं, वो लोग कस्टम्स के पार्टनर माने जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहला तो एकदम सिंपल ही हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम, दैट इज आईटीसीएचएस। ये एचएसएन के बेसिस पे ही रहता है। ओके, शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट पॉलिसी, शेड्यूल 2 के अंदर एक्सपोर्ट एंड स्कॉमेट एक अलग से दिया हुआ है। ओके, स्कॉमेट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट इज स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस किया हुआ था, कुछ गुड्स होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम लोग को किसके थ्रू करना पड़ेगा, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर है क्या, समझ में? ऐसे कौन से एसटी है वो यहाँ पर दिया हुआ है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। तो ये जो भी यहाँ पर स्पेसिफाइड है वो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस हैं, उनसे ही हमको गुड्स खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वी कैन नॉट इम्पोर्ट स्पेसिफाइड गुड्स डायरेक्टली। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड मतलब पैन रहता है। तो क्या आप एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, आप लोग के पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को होना जरूरी है। क्लियर है क्या पॉइंट? पर आपको आईसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका पैन आपका आईसी बन गया, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद गवर्नमेंट आपको आईसी सर्टिफिकेट देगा। ओके, जिसमें पैन वुड बी योर आईसी। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फॉर एक्सपोर्ट कुछ 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, फॉर इंपोर्ट ऑल्सो 3 डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। एक्सपोर्ट के लिए बात करें तो बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसीट या तो रेलवे रिसीट, पोस्टल रिसीट, ये एक पहला डॉक्यूमेंट हुआ। फिर कमर्शियल इनवॉइस होता है आपका। ओके, एंड पैकिंग लिस्ट, दोनों सेपरेट भी हो सकता है। एंड शिपिंग बिल होना चाहिए अगर आप वेसल या फिर एयरक्राफ्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो। बिल ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए अगर व्हीकल से एक्सपोर्ट कर रहे हो। एंड पोस्टल बिल होना चाहिए अगर आप पोस्टल अथॉरिटी से एक्सपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ लेडिंग जो आपको एक्सपोर्टर देगा, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, ओके, जो आपको एक्सपोर्टर देगा, एंड बिल ऑफ एंट्री जो आपको खुद से फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, पेनल एक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ एंटिटी इन डिनाइड एंटिटी लिस्ट, डीईएल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगर आप लोग एफटीपी को फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हो कुछ प्रोविजंस को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग को डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डाला जाएगा एंड पेनल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर वायलेशन दिया हुआ है, वायलेशन ऑफ एनी कंडीशन ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, आपको बोला कि आप एडवांस ऑथराइजेशन में खाली गुड्स लेके आ सकते हो, कैपिटल गुड्स नहीं ला सकते, पर आपने एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर कैपिटल गुड्स लाया, तो ये वायलेशन ऑफ कंडीशन हुआ। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जहाँ पर आपके ऊपर पेनल एक्शन लिया जाएगा। फेल्स टू फुलफिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, ईपीसीजी स्कीम में हम लोग पढ़ेंगे कि जितना आपने इम्पोर्ट ड्यूटी सेव किया उसका 6 टाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपने 6 टाइम्स एक्सपोर्ट नहीं किया तो फिर यू हैव फेल्ड टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, सो हियर ऑन यू पेनल एक्शन वुड बी टेकन। फेल्स टू डिपॉजिट द रिक्विजिट अमाउंट विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द डिमांड नोटिस। ओके, अगर आप लोग को डिमांड रेस, आप लोग के ऊपर डिमांड रेस किया है, तो आप लोग को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। एनी इन्फॉर्मेशन और पर्टिकुलर furnished by applicant is found to be untrue। ओके, अगर गलत साबित होता है इंफॉर्मेशन जो आपने दिया, तो भी यहाँ पर आपके ऊपर पेनल एक्शन लिया जाएगा। डिनाइड एंटिटी लिस्ट में कब डाला जाएगा, ओके, इन सच अ केस, जब भी डिनाइड एंटिटी लिस्ट में जाएगा आपका नाम, जो भी आपने ऊपर ऑफेंस किया उसके लिए जा सकता है। तो क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि आप लोग को रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस करने नहीं मिलेगा, ऑथराइजेशन भी रिफ्यूज हो सकता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप स्क्रिप्ट बेच नहीं सकते। ओके, तो ये सब चीजें आपको करने नहीं मिलेंगी। ओके, आप लोग को कोई भी नया लाइसेंस नहीं मिलेगा, नया ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। ओके, आप लोग क्या कर सकते हो, ये बेनिफिट भी नहीं ले सकते हो, एंड आप लोग को नया लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी कुछ प्रोविजंस हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहला है एक्चुअल यूजर कंडीशन।
एक्चुअल यूजर कंडीशन का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एडवांस ऑथराइजेशन में बोला कि आप गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो बिना कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के। ओके। पर कंडीशन क्या है? ये जो इंपोर्ट हुआ है वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज होना चाहिए। ये जो इंपोर्ट हुआ है वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज नहीं हो रहा है, ओके, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल यूजर कंडीशन। एक्चुअल यूजर कंडीशन मतलब कि जिसने इंपोर्ट किया है उसी को यूज करना है। ओके, यू कैन नॉट गिव इट टू एनी अदर पर्सन। आपको ही यूज करना है आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर मैंने इंपोर्ट किया, मेरे पास ऑथराइजेशन है, मैं बोलता हूँ कि मैंने मंगवा लिया, ये लो आप रख लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी एक्चुअल यूजर कंडीशन। तो जहां जहां पर दिया रहेगा कंडीशन स्पेसिफिकली, उधर आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स। अगर आप सैंपल सैंपल अगर आप इंपोर्ट करते हो, ओके, सैंपल बाहर से आपने सैंपल मंगवाया है, तो यहाँ पर सैंपल कितने रुपए तक आप मंगा सकते हो? ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 लाख रुपए तक आप सैंपल का इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है क्या? यू कैन नॉट इम्पोर्ट, मतलब लोग क्या करेंगे, नहीं तो सैंपल के नाम पे इंपोर्ट करते रहेंगे। ओके। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्टेड आइटम का सैंपल आप मंगवा सकते हो, लेकिन ऑथराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलता है कि ये आप मंगा सकते हो बिना ऑथराइजेशन के, तो फिर आप यू कैन इम्पोर्ट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्ट ऑफ सैंपल इवन रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स इज अलाउड विदाउट विदाउट इम्पोर्ट ऑथराइजेशन। तो बिना इम्पोर्ट ऑथराइजेशन के आप लोग रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स का सैंपल मंगवा सकते हो। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट देखेंगे गिफ्ट। Import of gifts, including those purchased from e-commerce portal through post or courier, where custom clearance is sought as gifts, is prohibited. Exceptions are Rakhi and life-saving medicines. Gifts, however, can be imported upon payment of custom duty. If duty leviable is up to rupees 100, नो ड्यूटी विल बी कलेक्टेड ऑन द सेम। मतलब कि यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप लोग ड्यूटी पे करके गिफ्ट लाना चाहते हो, तो आप गिफ्ट को लेके आ सकते हो। ओके, मतलब कि गिफ्ट है वैसे तो फ्री, जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू है, लेकिन क्या सच में जीरो वैल्यू पर लेके आ सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप जीरो बताओगे तो आप बोलोगे कस्टम ड्यूटी 7%, 8% ऑफ जीरो इज जीरो। ऐसा नहीं चलेगा। आपको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड यू कैन ब्रिंग द गिफ्ट्स। ओके। एंड राखी के ऊपर अगर 100 रुपए तक का ड्यूटी रहेगा तो कोई ड्यूटी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर? पैसेंजर बैगेज, ओके, पैसेंजर भी बैगेज लेके आ सकता है विदाउट ऑथराइजेशन, मतलब कि कोई उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ओके, क्या क्या लेके आ सकता है यहाँ पर दिया हुआ है। बोनाफाइड हाउस होल्ड गुड्स एंड पर्सनल इफेक्ट्स, अपन ने सीखा हुआ है रूल नंबर 6 में, बैगेज रूल्स में। दैट इज अगर ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस हो रहा है, ओके, रेसिडेंस ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग वहाँ का एसी, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, वो सब हम लोग लेके आते हैं। तो ये सब आप लेके आ सकते हो। ठीक है, विच इज मेंशन्ड इन बैगेज, बैगेज रूल्स 116। इम्पोर्ट ऑफ सैंपल्स, ओके, सैंपल्स ऑफ आइटम्स फ्रीली इंपोर्टेबल अंडर एफटीपी। तो जो भी फ्रीली इंपोर्टेबल है वही आप लेके आ सकते हो। ड्राइंग, पैटर्न, लेबल, प्राइस टैग, बटन, बेल्ट, ट्रिमिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट, sorry, embellishments required for exports import as a part of passenger baggage of exporter coming from abroad up to the prescribed value। मतलब कि कुछ कुछ चीजें होती है, ड्राइंग, पैटर्न, लेबल, प्राइस टैग, बटन, तो वैसी सब चीजें जो होती है वो भी आप लोग एक प्रिस्क्राइब वैल्यू तक लेके आ सकते हो। री इम्पोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स, री इम्पोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, एक्सेसरीज, वेदर इम्पोर्टेड और इंडिजीनियस। ओके, वेदर इम्पोर्टेड और इंडिजीनियस मतलब आपने पहले इंपोर्ट किया था, ओके, या फिर इंडिया में खरीदा था, इंडिया के बाहर आपने रिपेयरिंग के लिए भेजा, एंड रिपेयर होने के बाद क्या आप वापस से लेके आ सकते हो? यस, आप लोग लेके आ सकते हो विदाउट एनी ऑथोराइजेशन, मतलब कि आप लोग को कोई लाइसेंस का कोई जरूरत नहीं। गुड्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट अब्रॉड, गुड्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट अब्रॉड मतलब कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चालू है, बड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है इंडिया के बाहर, ओके, तो इंडिया के बाहर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो जो बचा हुआ कुछ बचा कुचा गुड्स है वो आपको इंडिया में लाना पड़ेगा। ओके, तो क्या आप लोग लेके आ सकते हो क्या? यस, आप लोग लेके आ सकते हो। प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अब्रॉड मे इंपोर्ट विदाउट एन ऑथराइजेशन गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स यूज इन द प्रोजेक्ट। ओके, जो भी प्रोजेक्ट में गुड्स यूज हुआ है, बच गया है, ओके, वो हम लोग लेके आ सकते हैं। समझ में आया? लेकिन कंडीशन क्या है?
दे हैव बीन यूज्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है, 1 साल बाहर यूज होने चाहिए। प्रोटोटाइप, न्यू और सेकेंड हैंड प्रोटोटाइप्स, सेकेंड हैंड सैंपल्स may be imported without any authorization on the following condition। सबसे पहला, importer is an actual user। ओके, एक्चुअल यूजर वही होना चाहिए जिसने इंपोर्ट किया। he is engaged in production of or having industrial license or letter of intent for research in an item for which prototype is sought for product development or research। देखो, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि एक मेन प्रोडक्ट का एक, क्या बोल सकते हैं उसको अपन, अभी फॉर एग्जांपल फरारी बनानी, ओके, तो फरारी एक्चुअल में बनाने से पहले हमको एक छोटा प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं। ओके, तो ये हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ये सैंपल जो है, ये प्रोटोटाइप जो है, वो इम्पोर्टर शुड बी द एक्चुअल यूजर, ठीक है, इम्पोर्टर ही एक्चुअल यूजर होना चाहिए मेन गाड़ी का। ओके, एंड जो हम लोग ये प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने वाले, सो वी शुड बी हैविंग द लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस अपने पास होना चाहिए फॉर दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड डिक्लेरेशन होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन। मेटेलिक वेस्ट, क्या आप मेटेलिक वेस्ट इंपोर्ट कर सकते हो? ओके, इंपोर्ट ऑफ एनी form of metallic waste scrap will be subject to condition that it will not contain hazardous and toxic waste, radioactive radioactive contaminated waste or scrap containing radioactive materials, any type of arms, ammunition, mines, shells, live or used cartridge, मतलब जो बुलेट रहता है वो, और any explosive material in any form इधर यूज्ड और अदरवाइज, मतलब कि मेटेलिक वेस्ट अगर इंडिया के बाहर जनरेट हुआ है, तो क्या आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो? कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो हजार्डस नहीं होना चाहिए। ओके, उसके अंदर कोई ऐसा रेडियो एक्टिव कंटामिनेटेड वेस्ट नहीं होना चाहिए। समझ में? सेकेंड हैंड गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेकेंड हैंड गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड हैंड गुड्स, क्या आप सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो? यहाँ पर लिखा हुआ है इन लोगों को छोड़ के, ठीक है, इन सब चीजों को छोड़ करके आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, किन 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 चीजों को छोड़ना है? सबसे पहला, यहाँ पर पढ़ते हैं, कैपिटल गुड्स का हेडिंग चालू है, रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एंड रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब कि ये चीजों को इंपोर्ट करने के लिए आपके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए, एंड आपको कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, कौन से चीजों में कंडीशन है सुनो। सबसे पहला, एसी, सेकेंड हैंड एसी नहीं ला सकते, लाना है तो ऑथराइजेशन होना चाहिए एंड कंडीशन फुलफिल करना। डीजी सेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, देखो यही हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आप लोग सेकंड हैंड लैपटॉप नहीं मंगवा सकते, लैपटॉप यहाँ पर कवर्ड है। ओके, सेकंड हैंड कंप्यूटर भी नहीं मंगा सकते। रिफर्बिश रिकंडीशन स्पेयर्स ऑफ रिफर्बिश्ड पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का कोई भी पार्ट सेकंड हैंड आप लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते बिना ऑथराइजेशन के। एंड अदर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, देखो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सेक्टर है, उसको ग्रो करना है। ग्रो करना है तो इंपोर्ट को बंद करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एंड इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? आगे, फ्री फॉर इंपोर्ट, ठीक है, आप लोग बिंदास लेके आ सकते हो। ठीक है, क्या क्या लेके आ सकते हो बिंदास? रिफर्बिश्ड रिकंडीशनड स्पेयर्स ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर विच चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफाइज एग्जिस्टेंस ऑफ 80% रेसिडुअल लाइफ, मतलब कि आप ऐसा गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो जिसका 80% लाइफ बाकी होना चाहिए। ओके, 80% लाइफ तो बाकी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर पूरा यूज कर लिया, अब बचा कुचा है तो इंडिया में यूज करो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऑल अदर सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन लिस्टेड अबव, मतलब इन लोग को और इन लोग को, ये दोनों गुड्स को छोड़ करके बाकी के कैपिटल गुड्स सेकेंड हैंड आप लोग लेके आ सकते हैं। अगर कैपिटल गुड्स को छोड़ दिया, दूसरा कोई गुड्स है दैट इज अदर देन कैपिटल गुड्स, तो कितना लेके आ सकते हैं? कितना मतलब क्या क्या लेके आ सकते हैं? इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर, रिकंडीशनिंग, फ्रीली इंपोर्टेबल सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। देखो ये लोग कंडीशन भी बोलते हैं एंड फ्रीली इंपोर्टेबल भी बोलते हैं, तो मतलब आप लोग लेके तो आ सकते हो लेकिन कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, मतलब अगर आप लोग को इंडिया में रिपेयरिंग करना है, और उसके लिए आपको कुछ गुड्स चाहिए बाहर से, तो आप लोग फ्रीली लेके आ सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या रहेगा कि वो रिपेयर प्रोडक्ट में यूज होना चाहिए। ओके, इस तरीके का कंडीशन रहेगा, एंड री एक्सपोर्ट होना चाहिए वो 6 महीने के अंदर, वगैरह वगैरह। उसके अलावा बाकी जो गुड्स है वो लोग आप लोग फ्रीली इंपोर्टिंग कर सकते हो। ओके, रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एंड कैन बी इंपोर्टेड अगेंस्ट इंपोर्ट ऑथराइजेशन,
देखो, रिमेनिंग गुड्स का मतलब होता है कि अदर देन कैपिटल गुड्स। अगर अदर देन कैपिटल गुड्स, अगर कोई नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स तो फ्रीली इंपोर्टेबल है, नॉर्मल गुड्स तो फ्रीली इंपोर्टेबल है, ओके, अनलेस रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन अगर सेकंड हैंड गुड्स की हम बात करें, देन सेकंड हैंड गुड्स आर रेस्ट्रिक्टेड, सेकंड हैंड गुड्स आर रेस्ट्रिक्टेड। नॉर्मल सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है, नॉर्मल मतलब कि फर्स्ट टाइम जो अगर परचेस करो तो बिंदास लेके आओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेकंड हैंड गुड्स लेके आना है तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड अगर आपके पास ऑथराइजेशन है तो ही आप लेके आ सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सेकंड हैंड गुड्स के लिए पढ़ा। तो कोई कोई सेकंड हैंड गुड्स, कैपिटल गुड्स आप लोग लेके आ सकते हो, लेकिन ऑथराइजेशन लगेगा, ओके। 80% से ज्यादा का लाइफ बाकी है तो आप लेके आ सकते हो। उसके अलावा बाकी सारे आप लोग लेके आ सकते हो, कैपिटल गुड्स, ओके। एंड अगर अदर देन कैपिटल गुड्स की बात करें, तो जो रिपेयरिंग के लिए आप लोग मंगवा रहे हो वो आप लोग मंगवा सकते हो, लेकिन उसको छोड़ के बाकी के जो गुड्स है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे अगर सेकेंड हैंड है तो। अगर न्यूली है, नॉर्मल है, तो फिर फ्रीली लेके आओ। क्लियर? आगे, मिसलिनियस प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अभी ये वाला पॉइंट जो है वो इतना रिलेवेंट नहीं है, ये बेसिकली ये लोग ये कहते हैं कि एफटीपी के अंदर अगर आपको लेके आना है तो आपको जो भी ऑथोराइजेशन के अंदर कंडीशंस मेंशन्ड है वो फुलफिल करना पड़ेगा, ओके। हाई सीस में अगर आपको गुड्स बेचना है तो भी आप बेच सकते हो, लेकिन आपके पास फिर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कस्टम्स लॉ को फॉलो करना है, एफटीपी को फॉलो करना है, ओके। मर्चेंट ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब कि इंडिया में गुड्स नहीं आया, इंडिया के बाहर से बाहर एक्सपोर्ट हो गया, ओके। तो इंडियन इंटरमीडियरी को बीच में रख के आप लोग चाइना से गुड्स दुबई भेज सकते हो, दुबई से चाइना भेज सकते हो, ओके। इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे एज पर जीएसटी, ओके। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अंडर लीज फाइनेंसिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम डीजीएफटी। अगर आप लोग लीज फाइनेंस करने के लिए इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कर रहे हो तो आप लोग बिंदास होके कर सकते हो, कोई इसमें परमिशन का जरूरत नहीं, ओके। नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। कुछ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए हम लोगों ने प्रोविजन यहाँ पर बनाए हुए हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला, बेनिफिट्स फॉर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आया है, ओके, मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन मेरे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर दे सकता हूँ, मतलब ये मेरा मेरा टाइड अप मैन्युफैक्चरर है, ओके, ही इज माई टाइड अप मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाने को दिया हुआ, ओके, एंड हम लोग टाइड अप कि ये ऑर्डर के लिए जितना भी लगेगा मटेरियल वो हम आपसे ही लेंगे। तो ऐसे केसेस में सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर को भी एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकता है, ओके। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट्स मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर एक्सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऑर्डर मिला है, ओके, मैंने बनाने के लिए किसको दिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करेगा। तो जब भी वो एक्सपोर्ट करेगा तो शिपिंग बिल पर मेरा मेरा भी नाम होना चाहिए, ओके। एंड थर्ड अपना जिसने मैन्युफैक्चर किया उसका भी होना चाहिए, एंड जिसने ऑर्डर दिया उसका भी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। दैट इज एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर, जिसने बनाया वो भी एंड जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी, ओके। अगर मैंने एक्सपोर्ट किया पर उससे बनवा के लिया तो वो मैन्युफैक्चरर है, ओके, तो उसका भी नाम होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए। सैंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, सैंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड एंड टेक्निकल सैंपल्स ऑफ फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम्स आर अलाउड विदाउट एनी लिमिट। जो आइटम्स आप लोग फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो उसका आप लोग सैंपल एक्सपोर्ट भी फ्रीली कर सकते हो। क्या आप गिफ्ट इंडिया के बाहर भेज सकते हो? यस, भेज सकते हो, लेकिन 5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओके। एंड अगर उसके ऊपर जाना है तो फिर आपको लाइसेंस लेकर के भेजना पड़ेगा। क्या पैसेंजर बैगेज इंडिया के बाहर जा सकता है? यस, जा सकता है, ओके, इंडिया के बाहर जा सकता है। एंड जो भी आप लोग फ्रीली एक्सपोर्ट कर पा रहे थे वो बैगेज भी आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, ओके, विदाउट एन ऑथराइजेशन, ओके। इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, तो ये जो पॉइंट्स है इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ये हम लोग ऑथराइजेशन के साथ कवर करेंगे, ओके। जब हम एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह सीखेंगे तब हम लोग इसको कवर करेंगे। फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, आप लोग को पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए, ओके। डिनोमिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इट शुड बी इन फॉरेन करेंसी, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। लेकिन अगर आरबीआई ने परमिट किया है कि भाई रुपीज में आप ट्रांजेक्शन करो, रुपीज में ट्रांजेक्शन करो, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इजराइल है, ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इजराइल, ओके, यहाँ पर इंडिया है,
अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग इंडिया से इसराइल में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पैसा आना चाहिए, क्योंकि इसराइल का जो भी करेंसी है उस कन्वर्टेबल करेंसी में आना चाहिए। लेकिन इसराइल का वॉर वगैरह चालू है। ओके, तो वो लोग हम लोग को इसराइल में मतलब इंडियन गवर्नमेंट को एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ओके, इंडियन रुपीज में ही पैसा अगर लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट इसराइल में होता है। ओके, एक स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट होगा, सॉरी इंडिया में होगा, स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट होगा। अभी इसराइल का जो पार्टी है वो क्या करेगा, स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट में यहाँ पर रुपीज में पैसा जमा करेगा। ओके, एंड इंडियन एंटिटी को उसका फिर पेमेंट रुपीज में मिलेगा। तो क्या रुपीज में पेमेंट चलेगा? यस चलेगा, एफटीपी 2023 से चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर ये पहले की बात होती, पहले, बिफोर दिस, तो यहाँ पर हम लोग को स्पेशल वॉस्टर अकाउंट के थ्रू नहीं, हम लोग को कन्वर्टेबल, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में ही करना पड़ता। क्लियर है क्या? तो हम लोग अभी एफटीपी 2023 के हिसाब से कुछ कंडीशंस है, उसको फुलफिल अगर हम कर दिए तो हम लोग को रुपीज में भी पैसा आएगा तो भी चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया लेकिन आपने एक्सपोर्ट का पैसा नहीं लाया, ओके, एक्सपोर्ट का पैसा नहीं लाया, तो आप लोग को पेनल्टी लग सकता है अंडर एफटीपी एंड फेमा। ठीक है, दोनों केस में लग सकता है। एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज भी होती हैं, जो लोग एक्सपोर्ट्स को बेसिकली यहाँ पर फाइनेंस करती है, गारंटी करती है, लेंडिंग करती है। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ठीक है, एक अपीडा करके एक फॉर्म है। ओके, अपीडा, आप लोग ये गूगल कर सकते हो। ये बेसिकली एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोड्यूस करती है, उनका एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपीडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये लोग बेसिकली क्या कर रही है, ये लोग आरसीएमसी सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, दैट इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स। ओके, तो वो ग्रुप में अगर आप लोग हो, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के अगर आप ग्रुप में हो, तो आप लोग को काफी सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको सब्सिडीज मिलती है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आप एक्सपोर्ट्स को और ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर और फैला सकते हो। तो ये सब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का काम है। नेक्स्ट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, कि नॉर्मली ओरिजिन जो रहता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, वो इंडिया होना चाहिए अगर आपको कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स चाहिए तो यहाँ पर जो ओरिजिन है वो आप लोग को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम अथॉरिटी। ठीक है, नोटिफाइड अथॉरिटीज। लेकिन अगर आपके पास स्टेटस होल्डर हो, आप स्टेटस होल्डर हो, तो आप लोग आपका गुड्स का सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हो ओरिजिन का। ओके, ओरिजिन का आप क्या कर सकते हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हो। समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली अभी स्कीम्स का बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, सो प्लीज वॉच। थैंक यू सो मच।